इंडिया में अगर मिल्क कंपनी XYZ कर रही है तो वियतनाम की कैसा करेगी। तो वही एनालिसिस यूज करके जब मैं एज अ फंड मैनेजर बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता था, मैंने वही एनालिसिस यूज करी और वैसे ही इन्वेस्टिंग करी, पैटर्न समझी, बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए। नमस्कार दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं FII, जो मैं रह चुका हूँ, आज भी हूँ, वो कैसे सोचते हैं और वो इंडिया में कैसे किस तरह से पैसा बनाते हैं, इसकी आपको दो कहानियां आज सुनाता हूँ। HDFC बैंक या HDFC की फॉरेन ओनरशिप 75% से ज्यादा है। Foreigners have made more money in some of the biggest companies of India than us local Indians. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था CLSA में, आपको दो कहानियां सुनाता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते कैसे थे। इस वीडियो में मैं उन इन्वेस्टर्स का नाम नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि कभी उन दोनों इन्वेस्टर्स को इस चैनल में लेके आऊं। तो पहली कहानी है करीब 2003 या 4 की। मैं तब फार्मा सेक्टर कवर करता था CLSA में और मैं गया था फ्लोरिडा। वहाँ टेम्पल्टन, एक ऑब्वियसली आप जानते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टर्स, वो FIIs थे। उनके एक फंड मैनेजर बहुत पॉपुलर इन्वेस्टर थे जो दुनिया के वैल्यू इन्वेस्टर्स में प्रॉब्ली अमंग द बेस्ट इन्वेस्टर्स जाने जाते हैं। मैं उनको पिच करने गया था फार्मा कंपनीज, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड सो ऑन। तो हमारी एक रिसर्च रिपोर्ट थी, उसमें स्ट्रैटेजी की पीस थी, उसमें इंडिया की सिर्फ वैल्यूएशन फ्रेमवर्क था कि कौन कौन सी कंपनी है और क्या वैल्यूएशन। तो उन्होंने वो लिस्ट देखी और वो हर नाम को देख रहे थे। फाइनली वो एक नाम पे रुके, वो नाम था हीरो होंडा। उस जमाने में जहां तक मुझे याद है ब्रॉडली शायद 170 या 180 रुपए की प्राइस थी हीरो होंडा की और करीब 9 या 10% डिविडेंड यील्ड थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर शर्मा, कैन यू अरेंज अ मीटिंग फॉर मी विथ दिस कंपनी नेक्स्ट वीक इन इंडिया। मैंने कहा ठीक है। मुझे फार्मा में आपको क्या इंटरेस्ट है? उन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत अच्छी बात। तो फास्ट फॉरवर्ड 1 वीक, उस जमाने में बड़े मुंजल साहब, लेट श्री ब्रिजमोहन मुंजल जी, वो थे और दुआ जी थे, उनके CFO थे। तो उस मीटिंग में ये जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनके साथ मैं गया, बड़े मुंजल जी से मिला, उनके CFO से मिला। ये 20 साल पुरानी बात। उन्होंने 3 घंटा सिर्फ उनसे मुलाकात की, हीरो होंडा का बिजनेस समझा, समझ में आया कि वो क्या करने वाले हैं, कंपनी क्या करने वाली है। और उस मीटिंग से आके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया सिर्फ हीरो होंडा शेयर खरीदने का। तो मैंने इनसे पूछा कि सर, आपने ना फार्मा देखा, ना कुछ देखा, ना IT सर्विसेज देखा, यही शेयर क्यों? तो उन्होंने कहा कि इंडिया जिस फेज में है आज मोबिलिटी को लेके और 2 व्हीलर पेनिट्रेशन को लेके, ये कंपनी अगले 20-25 साल तक हर साल 15 से 20% ग्रो करेगी ब्लाइंडली। मैंने पूछा आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे सोच सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही पैटर्न उन्होंने जापान में देखा था, इंडोनेशिया में देखा था। जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस की एक पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम जब एक कंट्री की हो जाती है तो हर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। पहले लोग साइकिल यूज करते हैं, फिर थोड़े पैसे आते हैं तो मोटरसाइकिल और स्कूटर्स यूज होते हैं, फिर जब कंपनी बहुत पैसे वाली हो जाती है तो गाड़ियों का पेनिट्रेशन होता है। तो एक से उन्होंने खरीदा, वहां से हीरो होंडा करीब 30 या 40 गुना हुआ था। इन्होंने बहुत पैसे बनाए थे। सो ये पैटर्न देख रहे थे कि बाकी मार्केट्स में क्या होता है और क्या वही चीज अगर इंडिया में रिपीट होगी। और इंडिया की स्केल जापान, थाईलैंड, वियतनाम से 10-15 गुना है। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम की पॉपुलेशन सिर्फ 11 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन तब शायद 110 करोड़ थी, अभी कुछ 140 करोड़ है। तो अगर 10 करोड़ की पॉपुलेशन में बाइक पेनिट्रेशन 50% हो जाता है पर हाउस होल्ड, अगर इंडिया में वो होगा तो कितनी बाइक बिकेगी? तो हीरो होंडा, वहां से आप देख सकते हैं कि उस जमाने में हार्डली 8-10 लाख बाइक बिकती थी, आज इंडिया में करीब 2 करोड़ बाइक्स बिकती है। यह है कहानी पहली। दूसरी कहानी बहुत सिमिलर है। एक बहुत नामी इन्वेस्टर थी इंडिया की जो सिंगापुर बेस्ड थी। उनको तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी अब इस चैनल में लेके आऊं, उनके मुंह से ही आप ये कहानी सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। सो तब मैं सिंगापुर आया हुआ था और अगेन फार्मा उनको प्रेजेंट कर रहा था। तब भारती का IPO आया। भारती का IPO, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, शायद 50 रुपए में आया था और IPO के बाद शेयर लगातार गिर रहा था और इफ आई रिमेंबर राइट, बॉटम 22 रुपए में हुआ था। तो 50 रुपए का शेयर 22 रुपया हो गया था।
कोई भी लोकल डोमेस्टिक फंड भारतीय नहीं खरीद रहा था, सब बेच रहे थे। तो ये जो इन्वेस्टर थी, इन्होंने ये जो 50 रुपए से भारतीय 22 रुपए गया था, इन्होंने भारतीय का ऑलमोस्ट 20 से 40%, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन फ्री फ्लोट जितना था भारतीय का, उस फ्री फ्लोट का शायद 20% या 40% इन्होंने खरीद लिया था। 50 से गिर रहा है शेयर, ये रोज खरीद रही थी, रोज खरीद रही थी, रोज खरीद रही थी। तो फिर वही सवाल कि आप ये क्या कर रही है, पूरा बाजार बेच रहा है, लोकल्स को विश्वास ही नहीं है, डोमेस्टिक फंड्स को विश्वास ही नहीं है कि भारतीय में क्या हो रहा है, आप क्यों खरीद रही है। इनका जवाब था कि अजय, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अगर तुम इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, एनी इमर्जिंग मार्केट में टेलीकॉम पेनिट्रेशन को देखो, जब प्राइवेटाइज होता है और जब मोबाइल के दाम गिरते हैं, जब पर मिनट का रेट गिरता है, तो एक्सपेंशन होता है, एक्सप्लोजन होता है मोबाइल पेनिट्रेशन में, और मोबाइल कंपनियां बहुत पैसे बनाती हैं। तो मुझे याद है कि पहले जब हम मोबाइल फोन्स खरीदते थे, 16 रुपया पर मिनट कॉस्ट होता था बात करने का। बिटवीन जब मैं IIT में था, शायद 96-98 में 16 रुपया मिनट था। बाय द टाइम मैंने मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन किया था, शायद 1 रुपया पर मिनट हो गया था। तो ये जो इन्वेस्टर थी, इनकी यही एनालिसिस थी कि इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन जैसा बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में हुआ वही होगा। 2 या 3 प्लेयर का एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर भारतीय लीडर रही, भारतीय को कैपिटल एक्सेस मिला, तो भारतीय बहुत सारे पैसे बनाएगी। तो 22 रुपया वॉज रियली चीप फॉर भारतीय। वही भारतीय 22 रुपए से, जहां तक मुझे याद है, 800 रुपए गया था। सो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थी, इन्होंने 30 से 40 टाइम्स पैसे बनाए थे अगले 5 से 7 साल में। तो इन 2 कहानियों से क्या सीख मिलती है, मैं आपको यही समझा देता हूं। पहला कि पैटर्न रिकॉग्निशन, जब इंसान बाहर से देखता है, वो 3-4 मार्केट जब देख लेता है, वही कबूतर की तरह है कि वो गरुड़ है या कबूतर है। गरुड़ ऊपर से सारी छतों को देख लेता है कि किस छत पे दाने हैं, मैं उस छत पे जाऊंगा। और अगर इंडिया में बहुत सारी छतें बनने वाली हैं टेलीकॉम की या मोटरसाइकिल बिकने की, जो इंडस्ट्री लीडर है बहुत पैसे बनाता है। जो डोमेस्टिक फंड्स हैं उस जमाने में, उन्होंने शायद बाकी मार्केट्स नहीं देखे होंगे, इतनी एनालिसिस नहीं करी होंगी, इसलिए उन्होंने वो बड़ा बेट नहीं लिया। डोमेस्टिक फंड्स भी खरीदना शुरू किए थे भारतीय, लेकिन फॉरेन फंड से बहुत लेट खरीदना शुरू किए। तो बस ये 2 कहानियां हैं कि FIIs कैसे सोचते थे, वो बाकी मार्केट्स में क्या देखते थे, और उसी एनालिसिस को कॉपी पेस्ट करके इंडिया में यूज करते थे। इसी सिमिलर स्टोरी को हमने खुद यूज किया था जब हम वियतनाम में इन्वेस्ट करने गए थे, कि अगर इंडिया के इन्फोसिस ने ये किया है, तो वियतनाम में जो इन्फोसिस बन रही है, जिसको जापान के क्लाइंट्स बन रहे हैं, वो कितना पैसा बनाएगी। इंडिया में अगर मिल्क कंपनी XYZ कर रही है, तो वियतनाम की कैसा करेगी। तो वही एनालिसिस यूज करके जब मैं एज अ फंड मैनेजर बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता था, मैंने वही एनालिसिस यूज करी और वैसे इन्वेस्टिंग करी, पैटर्न समझी, बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए। कोशिश करूंगा कि ये जो दिग्गज हैं इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा पैसा डाल के बहुत पैसे बनाए, कभी उनके मुंह से ही आप उनकी कहानियां सुने कि FIIs इंडिया में कैसे पैसा बनाते हैं।